आज रुद्र और रुद्राक्षी यानी कि रुद्र और रुद्राक्षी भाई बहन है, तो वो एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम भी उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि वो टॉपिक है क्या। बात करते हैं हम मूषा के बारे में। तो मूषा क्या होता है? मूषा यानी कि क्रूक के बल, इसे हम मॉडर्न में क्रूक के बल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी निरुक्ति क्या है? मूषणाति दोषान मूषेन सा मूषेत निगद्यते, यानी कि जो अवांछित दोषों को दूर करे अथवा नष्ट कर देती है उस यंत्र विशेष को हम मूषा कहते हैं। मूषा क्या होती है? जो भी आवांशिक दोषों को दूर करती है अथवा नष्ट कर देती है उस यंत्र विशेष को हम मूषा यंत्र कहते हैं। मूषा के पर्याय होते हैं, एक तो मूषा है, फिर कौचिका जिसे हम दोषहारकता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुमुदी, आकृति, करहाटिका, पाचनी, अग्निकर्म को कहते हैं। और बाहिर्मित्रा यानी कि अग्नि इसको सहन कर लेती है, इसलिए इसे बाहिर्मित्रा भी कहा जाता है। उसके बाद मूषा के उपादान द्रव्य, मूषा निर्माण हेतु उपादान द्रव्य मृत्तिका और लोह हैं। मृत्तिका कौन कौन से रंग की होती है? मिट्टी पीली, सफ़ेद अथवा लाल वर्ण की पिंड रूप ढेला सदृश यानी कि बालुका रहित तथा तीव्र अग्नि को सहन करने वाली मिट्टी मूषा के निर्माण के लिए उत्तम होती है। इसके अभाव में हम वाल्मीकि यानी कि हम दीमक का प्रयोग करते हैं अथवा कुम्हार की मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। जो सामान्य मूषा होगी, सामान्य मूषा के निर्माण के लिए जला हुआ तुष यानी कि भूसी, छड़ के रेशे, लकड़ी के कोयले का चूर्ण एवं घोड़े की लीड, इन सभी को समान भाग में लेकर उतनी ही मात्रा में मिट्टी मिलाकर इमाम दस्ते में लोह दंड से कूटकर बारीक बना लें। इससे मूषा निर्माण योग्य मिश्रण तैयार हो जाएगा। इसमें अवांछित जल यानी कि जितना अपेक्षित जल है उतना डालकर मूषा का निर्माण करना चाहिए। तो मूषा का सामान्य निर्माण कैसे? हम पहले जला हुआ तुष लेंगे यानी कि भूसी लेंगे, उसके बाद छड़ के रेशे, लकड़ी के कोयला या चूर्ण एवं घोड़े की लीड लेकर उनको समान मात्रा में इमाम दस्ते में लोह डंडे से कूटकर बारीक बना लेते हैं। उसके बाद और उतनी ही मात्रा में हम मिट्टी भी लेते हैं। मूषा निर्माण योग्य मिश्रण तैयार हो जाता है। इससे अपेक्षित इसमें हम क्या डालेंगे? जल डाल देंगे और मूषा का निर्माण कर लेंगे। अब मूषा कितनी प्रकार की होती हैं? तो पहली मूषा है वज्र मूषा, दूसरी है पक्व मूषा, तीसरी वृतांक मूषा, गौस्तनी मूषा, मल्ल मूषा, गौल मूषा, महामूषा, वज्र द्रावणी मूषा, योग मूषा, गार मूषा, वर मूषा, वर्ण मूषा, विंड मूषा, मंडूक मूषा और मूसल मूषा। 15 प्रकार की मूषा हो गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहली मूषा की। बात करते हैं वज्र मूषा की। वज्र मूषा क्या होता है? तो इसका श्लोक है, मृद स्तृत भागा षड लंडित भागो भाग भागश्व निर्गद्य तु शोप लाड़े कितात अर्धभागम परिखंडय वज्रमूषाम विद्यात खलु सत्वपाते। इसका मीनिंग है कि वज्रमूषा निर्माण हेतु हम 3 भाग मिट्टी लेते हैं, 2 भाग क्षण तंतु लेते हैं और 2 भाग घोड़े की लीड लेते हैं, 1 भाग दग्ध तुष लेते हैं, 1 भाग खड़िया तथा आधा भाग लोह किट लेकर इन्हें लेकर सबको कूटकर बारीक चूर्ण बना लेते हैं। इसमें कोयला एवं खपरे का भी चूर्ण सम्मिलित 1 भाग मिलाया जाता है। इन सभी द्रव्यों से निर्मित मूषा वज्र मूषा कहलाती है। तो इसका मूषा का उपयोग करा जाता है, सत्व पातन के लिए किया जाता है। तो इस मूषा में हम क्या क्या मिलाते हैं? 3 भाग मिट्टी मिलाते हैं, 2 भाग क्षण तंतु मिलाते हैं, 2 भाग घोड़े की लीड मिलाते हैं, 1 भाग दग्ध तुष मिलाते हैं, 1 भाग खड़िया तथा आधा भाग लोह किट मिलाते हैं। इन्हें लेकर सबको कूटकर बारीक चूर्ण बना लेते हैं। इसमें कोयला एवं खपरे का भी चूर्ण सम्मिलित 1 भाग करते हैं और फिर क्या करते हैं? उसको बारीक कूट लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम सभी द्रव्यों से निर्मित मूषा वज्र मूषा कहलाती है। इस मूषा का उपयोग हम सत्व पातन के लिए किया जाता है।
अब जो नेक्स्ट मूषा है वो है पक्व मूषा। पक्व मूषा क्या होती है? कुम्हार द्वारा निर्मित छोटे भांड के स्वरूप का मजबूत एवं पकाया हुआ मूषा पक्व मूषा कहलाता है। जो कुम्हार द्वारा निर्मित होता है, छोटे भांड में जो बनाया जाता है के स्वरूप का जो मूषा एवं पकाया हुआ मूषा पक्व मूषा होता है। क्या होता है? कुम्हार द्वारा जो निर्मित होता है छोटे भांड के स्वरूप का जो मजबूत एवं पकाया हुआ मूषा पक्व मूषा कहलाता है। इसका उपयोग हम पोटली रस पकाने के लिए करते हैं। पहली वाली मूषा का प्रयोग यानी कि वज्र मूषा का प्रयोग हमने सत्व पातन के लिए किया था, पर पक्व मूषा का प्रयोग हम पोटली रस के पकाने के लिए किया जाता है। तो ये हो गई पक्व मूषा। अब आ रही है थर्ड मूषा जिसका नाम है गौस्तनी मूषा। गाय के स्तन के समान लंब गोल मूषा जिसके ढक्कन के ऊपर की रचना चोटी के समान होती है। मतलब एक तो गाय के स्तन की रचना होती है, उसके बाद क्या होता है ऊपर की तरफ एक चोटी के समान सदृश के पकड़ने आदि की सुविधा के लिए होता है। ऐसी आकृति वाली मूषा को हम क्या कहते हैं? गौस्तनी मूषा कहते हैं। अब इसका जो उपयोग है वो सत्वों को द्रवित करने तथा शुद्धि करने के लिए किया जाता है। अब गौस्तनी मूषा का उपयोग सत्वों को द्रवित करने के लिए किया जाता है। मूषा है वो है वृंताक मूषा। वृंताक मूषा वृंताक बैगन होता है। तो बैगन की आकृति की मूषा, इसमें 12 अंगुल की नली लगाई जिसका ऊर्ध्व भाग धतूर पुष्प के सदृश हो और यह भाग मूषा के मुख के साथ दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ हो, जिसकी परिधि 8 अंगुल की हो तथा नली दोनों ओर से खुली हो। इसका उपयोग क्या किया जाता है? खप्पर सदृश द्रव्यों के सत्वपातन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो वृंताक यानी कि बैगन की आकृति की मूषा हो, 12 अंगुल की जो नली लगाए हो, जिसके ऊर्ध्व भाग में धतूर पुष्प के सदृश हो और यह भाग मूषा के मुख के साथ दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ हो, जिसकी परिधि 8 अंगुल की हो तथा नली दोनों ओर से खुली हुई हो। ऐसी मूषा को हम वृंताक मूषा कहते हैं और ये खप्पर सदृश द्रव्यों के सत्वपातन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वृंताक मूषा। नेक्स्ट मूषा है मलमूषा। 2 दृढ़ मृत्तिका शराब को आमने सामने जोड़कर एक संपुट आकृति बनाते हैं, इसे मलमूषा कहते हैं। मतलब कि 2 शराब संपुट को हम जब जोड़ देंगे, मृत्तिका शराब को हम जोड़ देंगे आमने सामने, मतलब वो एक ऊपर से उल्टा कर लें और एक सीधा, तो जब ऐसा संपुट बनेगा तो वो मलमूषा कहलाएगा। उसके बाद शास्त्रकार ने इसका उपयोग परपटी आदि रसों के स्वेदन हेतु उपयोग बताया है। तो जो शास्त्रकार हैं उन्होंने इसका उपयोग परपटी आदि रसों के स्वेदन हेतु बताया है। तो ये है मल्लमूषा। अब जो नेक्स्ट मूषा है वो है गोल मूषा। तो गोल मूषा क्या होती है? गोल मूषा मिट्टी की गोलाकार मूषा है जिसमें मुख नहीं होता, जिसके मध्यम पुटपाक हेतु योग्य द्रव रखा होता है, गोल मूषा कहलाता है। यह अपने अंदर द्रव स्थित द्रव भाग को बाहर आने से रोक कर रखता है। वस्तुतः यह गोल मूषा में द्रव्य भरकर छिद्र को ढक्कन से बंद कर देने पर यह बिना मुख का प्रतीत होता है, अतः यह निर्वक्त्र कहा जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है सत्वों को रोकने के लिए। एक गोल मूषा की तरह होता है जिसके मुख पे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसके अंदर द्रव्य रखा जाता है और इससे द्रव्य बाहर नहीं आता है। छिद्र को जब हम बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर इसका मुंह है ही नहीं, इसका ढक्कन है ही नहीं, तो वो बिल्कुल गेंद की तरह गोल हो जाता है। इसका उपयोग सत्वों को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये हो गई गोल मूषा। नेक्स्ट मूषा की जो है महामूषा, जिस मूषा का तलभाग संकीर्ण तथा ऊपर का भाग क्रमशः विस्तृत हो और देखने में बड़े वृत्तांक यानी कि बैगन जैसा स्थूल हो, उसे हम महामूषा कहते हैं। यह लोह द्रावण अभ्रक सत्व निष्कासन सत्र द्रावण एवं सत्व को पुट देने के लिए उपयोगी माना जाता है। तो ये है महामूषा, जिस मूषा का तलभाग संकीर्ण तथा ऊपर का भाग क्रमशः विस्तृत हो और देखने में बड़े वृत्तांक जैसा स्थूल हो, उसे महामूषा कहते हैं। यह लोह द्रावण अभ्रक सत्व निष्कासन सत्व लवण एवं सत्व को पुट देने के लिए उपयोगी माना जाता है। तो ये है महामूषा।
नेक्स्ट मूषा है वो है वज्र मूषा। चिकनी मिट्टी का पंख भूनाग उत्सुक मिट्टी से धोकर प्राप्त कण शन तंतु दग्ध तुष सभी समान भाग में लेकर उसमें उतनी ही मात्रा में मूषा उपयोगी मिट्टी मिला महिषी के दुग्ध के साथ या महिषी यानी कि महिष के दुग्ध के साथ मर्दित मिट्टी से निर्मित मूषा को हम वज्र द्रावणी मूषा कहते हैं। इसमें वज्र को भी द्रवित किया जाता है। इसी वज्र द्रावण मूषा में खटमल के रक्त का लेप कर सुखाकर पुनः इस पर सुगंध बाला नागर मोथा एवं आकाश बेला के स्वरस या क्वाथ का लेप करने से यह देर तक यानी कि 4 पल तक तीव्र अग्नि को सहन करने में समर्थ होता है। तो ये हो गई वज्र मूषा। नेक्स्ट मूषा है योग मूषा। योग मूषा क्या होती है? कोयले एवं तुष की राख मिट्टी वाल्मीकि मिट्टी तथा उपयोगित विंग सभी समान भाग में लेकर एकत्र कर कूटकर पीसकर मूषा का निर्माण उस मूषा के अंदर बाहर विंड का लेप कर इसे योग मूषा कहते हैं। इस मूषा में सिद्ध किया गया पारद विशेष गुणकारी होता है। तो ये होती है कौन सी मूषा? योग मूषा। अब आ रही है नेक्स्ट मूषा की जिसका नाम है गार मूषा। तो 6 भाग कीचड़ एवं 1 भाग लोहकिट, 1 भाग कोयला, 1 भाग क्षणतंतु तथा 1 भाग काली मिट्टी, इन सबको दूध से मर्दन कर बनाई गई मूषा गार मूषा कहलाती है। ये मूषा दोपहर यानी कि 6 घंटे तक की तीव्र अग्नि को सहन करने में समर्थ होती है और द्रवित नहीं होती। ठीक है, तो ये होती है गार मूषा। गार मूषा 6 भाग कीचड़ लेकर, 1 भाग लोहकिट यानी कि मंडूर लेकर, 1 भाग कोयला लेकर, 1 भाग क्षण तत्व तथा 1 भाग काली मिट्टी लेकर बनाई जाती है। दूध से मर्दन करके बनाई जाती है। उसके बाद ये गार मूषा कहलाती है और इस मूषा को हम 2 घंटे यानी कि 6 पहर तक की अग्नि या मूषा तीव्र अग्नि सहन कर सकती है। तो ये क्या कहलाती है? गार मूषा। यह नेक्स्ट मूषा की जो कि है वरमूषा। तो वरमूषा क्या होती है कि 1 भाग वस्त्र लेकर, 1 भाग तुष लेकर, 1 भाग कोयला, 4 भाग मूषा उपयोग मिट्टी एवं 4 भाग कीचड़, इन सबको अच्छी तरह मर्दन कर बनाई गई मूषा वरमूषा कहलाती है। यह मूषा 3 घंटे की अग्नि को सहन करने में समर्थ होती है। तो ये क्या होती है? वरमूषा होती है। यानी कि 1 भाग वस्त्र, 1 भाग तुष लेंगे, 1 भाग कोयला लेंगे, 4 भाग मूषा उपयोग करेंगे, मिट्टी एवं 4 भाग कीचड़ लेंगे, इन सबको अच्छी तरह मर्दन कर बनाई गई मूषा वरमूषा कहलाती है। यह मूषा 3 घंटे की अग्नि को सहन करने में समर्थ रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूषा की जो है वर्ण मूषा। तो वर्ण मूषा क्या होता है? पाषाण रहित रक्त वर्ग के द्रव्य को स्वरस अथवा क्वाथ से भावित मूषा उपयोगी मिट्टी द्वारा निर्मित मूषा को फिटकरी एवं कासीस का लेप कर दोनों पर वर्ण मूषा कहलाती है। इसका उपयोग द्रव्यों में वर्णों कर्ष के लिए किया जाता है यानी कि वर्ण लाने के लिए किया जाता है। यदि रक्त वर्ग की जगह श्वेत वर्ग के द्रव्यों से मिट्टी को भावित कर मूषा का निर्माण किया जाएगा तो रूप्य मूषा कहलाती है। तो वर्ण मूषा से कौन सी मूषा बनती है? रूप्य मूषा बनती है। कैसे? जब हम रक्त वर्ण की जगह हम श्वेत वर्ग के द्रव्यों से मिट्टी की भावित कर मूषा का निर्माण किया जाता है तो वो रूप्य मूषा कहलाती है। लेकिन वर्ण मूषा होती क्या है? पाषाण रहित रक्त वर्ग के द्रव्यों के स्वरस अथवा क्वाथ से भावित मूषा उपयोगी मिट्टी द्वारा निर्मित मूषा को फिटकरी एवं कासीस का लेप कर देने पर वर्णमूषा कहलाती है। तो ये हो गई वर्णमूषा। नेक्स्ट मूषा है वो है विंड मूषा। तो विंड मूषा क्या होता है? मूषा उपयोगी मिट्टी से मूषा का निर्माण कर उसके अंदर बाहर जिस धातु के लिए जो विंड उपयोग हो उसका लेप कर सुखाकर उपयोग करना चाहिए। इसे हम विंड मूषा कहा जाता है। इस देह लोहकार योग तैयार करने के लिए उपयोगी होता है। तो विंड मूषा क्या होती है? मूषा उपयोगी मिट्टी से मूषा का निर्माण कर उसके अंदर बाहर जिस धातु के लिए जो विंड उपयोगी हो उसका लेप कर सुखाकर उपयोग करना चाहिए। इसे विंड मूषा कहा जाता है। यह देह लोहकार योग तैयार करने के लिए उपयोगी होती है। तो ये होती है विंड मूषा। अब हम जो है अगर नेक्स्ट मूषा की बात करें तो वो है मंडूक मूषा। तो मंडूक मूषा यानी कि मेढक की आकार की मूषा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं गहराई प्रत्येक 6-6 अंगुल हो। इसे ज़मीन के अंदर गाड़कर ऊपर से अग्नि दी जाती है। इसे मंडूक मूषा कहते हैं। तो ये है मंडूक मूषा। मेढक के आकार की मूषा होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई 6-6 अंगुल की होती है और इसे ज़मीन के अंदर गाड़कर ऊपर से अग्नि दी जाती है। इसे हम मंडूक मूषा कहते हैं।
ये आखिरी मूषा है जिसका नाम है मूसल मूषा। ये क्या होता है, 8 अंगुल की गोलाकार मूषा जिसका तल भाग चिपटा हो, इसे मूसल मूषा कहते हैं। इसके चक्रवर्ध पारद की सिद्धि करने के लिए उपयोग बताया गया है। इसने चक्रवर्ध ने पारद को सिद्ध करने के लिए मूषा का उपयोग बताया गया है। तो यहाँ पे मूषा कंप्लीट होती है।